हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट 3 हम लेके आ गए हैं। तो इसमें हम अच्छे से समझेंगे समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकांक्षाएं समाज की और लक्ष्य सरकार की होती हैं। तो इसको हम समझेंगे। पुराने संविधान है। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है। ये जो अधिकतर पुराने संविधान होते हैं, इनके द्वारा निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि पुराने संविधानों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, कौन से काम अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा क्या क्या किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला है निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और दूसरा है सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है। आगे देखिए, आगे हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ये जो 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान हुए थे, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। तो ये क्यों है? एक ऐसा ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हैं, तो इसको हम समझेंगे, इस लाइन को। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है। तो कौन से नाना प्रकार की असमानता देखते हैं? जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और अमीर और गरीब के आधार पर, और स्त्री और पुरुष के आधार पर भी ये भेदभाव होते हैं, असमानताएं होती हैं। वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। वहाँ पर शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। किसको? सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। और आगे हैं कि जिसमें वो असमानता और गरीबी में विभिन्न रूपों से निपट सके, गरीबी दूर हो सके, असमानताएं दूर हो सके। तो भारत की आकांक्षा क्या है? भारत की आकांक्षा को देखते हैं। भेदभाव को दूर करना, ये है भारत की आकांक्षा। जाति के आधार पर भेदभाव न हो, ये है भारत के। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जिनमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि ये हमारे समाज की आकांक्षा है, तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव होता था। रंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव हुआ था, जिसमें नेल्सन मंडेला ने इसमें अपना योगदान दिया था और इस भेदभाव को दूर करने की कोशिश की, और वो इसमें सफल भी हुए। उसके
कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वो नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटा रहा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माता की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। हमारे जो संविधान उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। तो इसमें ये कहा गया है कि संविधान में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा के साथ ही वो सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वो अपनी गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके, उसे आत्मसम्मान मिल सके। ये इसमें दिए गए हैं। देखते हैं आगे। भारतीय संविधान सरकार को वो सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वो सब कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। इसमें ये दिया गया है कि भारतीय संविधान सरकार को वो सामर्थ्य जो मैंने अभी बताया है कि सामाजिक आत्मविश्वास, गरिमा, भौतिक ज़रूरतें, शिक्षा सहित ये सब प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो जिससे वो सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। ये सब मिलने से प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाएंगे और जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान का चौथा काम क्या है। तो देखते हैं कि संविधान का चौथा काम क्या है। तो संविधान का चौथा काम ये है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो इसमें क्या क्या दिए गए हैं, हम पहले इसको रफ पेज में देखते हैं। क्षमता प्रदान, तो इसमें क्या होता है कि वो सरकार ऐसी संविधान का चौथा काम क्या है कि वह सरकार ऐसी क्षमता प्रदान करे। कैसी क्षमता? ऐसी क्षमता जिसमें वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और तीसरा है न्याय समाज की स्थापना कर सके, पूरा कर सके और एक न्याय समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये है संविधान का चौथा काम। आगे है संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। सरकार केवल शक्तियों को नियंत्रित करने वाले और नियमों को कानूनों का नाम ही नहीं है। सरकार क्या है, तो देखते हैं सरकार क्या है। वो सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है। संविधान सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वो समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके, दक्षिण अफ्रीका की संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है।
इसमें क्या है, हम इसको समझेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वो सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। और ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो क्या क्या कहता है, तो ये उत्तरदायित्व सौंपता है, ये अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। क्या क्या कि वो सरकार को क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करता है। और जो ये सब करने के लिए वो अधिकार देता है। और ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, चिकित्सा बनाए। ये सब दक्षिण अफ्रीका के संविधान अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है ये सब करने के लिए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या है, तो देखते हैं कि इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी क्या है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, वो राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। ये किसकी जिम्मेदारी है, इंडोनेशिया सरकार की जिम्मेदारी क्या है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसे अच्छी तरह से अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिख कर नोट्स के साथ भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर फिनिश होते ही आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स, तो बने रहे हमारे साथ। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा स्वास्थ्य बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। ये क्या कर रही है, ये करके सरकार, इंडोनेशिया में जो सरकार होती हैं वो गरीब और अनाथ बच्चों का देखभाल भी करती हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होती हैं। इंडोनेशिया का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि गरीब बच्चों की हम देखभाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। राष्ट्र की बुनियादी पहचान हम अगले पार्ट में करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।